कहानी गोल्ड के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं हिंदी साहित्य जगत की वरिष्ठ लेखिका वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी एक धीमी सी याद। दोस्तों, वंदना शुक्ल जी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार और कवित्री हैं। उनका लेखन मुख्य रूप से मानवीय संबंधों की जटिलताओं, सामाजिक वास्तविकताओं और स्त्री जीवन के संघर्ष व संवेदनाओं को दर्शाता है। उनकी कहानियां हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। उनकी कहानियों का तमिल, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, भारतीय भाषाओं सहित चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में अनुवाद हो चुका है। उनके कुछ नाटकों का दूरदर्शन से प्रसारण भी हो चुका है। उनकी मुंदी आंखों के नीचे अंधेरों की गाढ़ी परत बिछी हुई थी। फिलहाल सरकारी अस्पताल के उस आईसीयू में गुजरे जमाने के मशहूर गवैये उस्ताद इकराम मोहम्मद खान को उनकी जिंदगी आखिरी सलामी देने की तैयारी कर रही थी। बेहोशी की चौहद्दी के भीतर यादों की एक भरी पूरी बस्ती बसी हुई थी। हाल वक्त उनकी दुनिया में वो सब मौजूद था जो बीत चुका था। वाक्यों, खुशियों, दुखों, तहजीबों, मलालों व मोहब्बतों के हर कोने संद को वो इस बेहोशी के नीम अंधेरों में से झांक कर देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था गोया वो तमाम जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। खान साहब बीच बीच में मुस्कुराते और कभी होठ मरोड़कर सुबकने लग जाते। यहाँ आईसीयू में डॉक्टर उनकी उखड़ती हाफती सांसों में लय की शिनाख्त कर रहे थे। उधर खान साहब अपनी अधहोश दुनिया में अपने अब्बू की उंगली पकड़े मदरसे चले जा रहे थे। मौलवी साहब शिकायत कर रहे थे अब्बू से कि लड़के का मगज पढ़ने में नहीं, दरख्तों की छांव में बैठा कीड़ियों की कतारों या सूखे पीले पत्तों को देखता रहता है। उनके अब्बू एक बार फिर बेचैन हो गए थे। उन्होंने अब्बू से कहा था कि उन्हें अलिफ बे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करोगे बरखुरदार? अब्बू की परेशानी पर फिक्र की ताजा लकीरें उगाई थी। हमें आपका गाना सुनना अच्छा लगता है अब्बू, महफिलों में जाना भी, खान साहब ने डरते हुए कहा था। अब्बू खामोश हो गए थे और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह कर उनकी तालीम में कायदों उसूलों के शुरू हो गई। पहले बकायदा गंडा बंधा और फिर कड़क रियाज शुरू। ये उनकी कच्ची उम्र का 15वां बरस था जब पहली मर्तबा उन्होंने संगीत की महफिल में अब्बू यानी बड़े उस्ताद साहब के पीछे बैठ शिरकत की। लोग वाह वाह कर उठे। खान साहब ख्वाब में अब मुस्कुरा रहे थे। ढेर सारे खुशबूदार गुलाबों के गुच्छे, अशरफे और तमगे हाथों में समेटे वो दरबारी बग्घी में अब्बू की बगल में बैठे चले आ रहे थे। अब्बू को तारीफ करने की आदत नहीं थी। कहते थे इससे गुरूर आ जाता है। घर आकर उन्होंने अम्मी से ये जरूर कहा था कि बेगम अपने चश्मे नूर की जरा नजर उतार देना, और अम्मी ने बगैर वजह पूछे बाकायदा लाल मिर्च अजवाइन की धूनी से उनकी नजर उतारी थी। खास खास कर आंखें लाल हो गई थी घर भर की। जितनी धमस उतरे उतनी वो बुरी नजर वाली डायन गालियों से नवाजी जाए। कहने को खान साहब के 4 बेटे हुए, लेकिन अब एक भी साथ नहीं। चारों अपने अपने कुटुंब को लेकर चले गए। जिंदगी मौत की अधहोशी में खान साहब को उनके अब्बू अम्मी बेतरह याद आ रहे थे। उनके जनाजे याद आ रहे थे। उनकी डांटें और खुशामदें याद आ रही थी। अब्बू की तालीम और अम्मी का नखरे उठाना याद आ रहा था। खान साहब की आंखें मिचमिचाने लगी। दृश्य अतीत की उस चांदनी रात में पत्तों की परछाई की मानिंद हिलने डुलने लगे। वो गर्मी की खुश्क रातें थी। उस रोज बिजली फिर चली गई थी। बड़ी बी ने मुंह से एक गाली निकाली, हरामखोर, फिर चली गई देखो। अरे तो अपना जी क्यों खराब करे हो बेगम? चलो आंगन में बिछा लो पलंग, वहीं पानदान ले आओ
थोड़ा बातें करेंगे पुरानी, और क्या। खान साहब ने लाड से कहा था। बातें? वही ख्वाब, भला कोई कितनी मर्तबा सुने। ख्वाब कह रही हो बेगम, ख्वाब तो ये जिंदगी है। सच तो वो था। महफिलें, शाबाशी, तारीफें, तोहफे, मोहब्बतें। मालूम है एक बार आगरे गए थे एक संगीत के प्रोग्राम में। सही कह रहे हैं, ना ऐसे संगीत के शौकीन देखे और ना करवाने वाले। ऐसी इज्जत बख्शी कि क्या कहें बस। किसी मुल्क के बादशाह को भी क्या मिलेगी। और ऐसी खुशी, वल्लाह। खान साहब अतीत में गोते लगाने लगे। बस बस, अब आगे बख्शे मियाँ। 1000 बार सुन चुके हैं वो आगरे के नवाब का किस्सा। ना यकीन हो तो अब इससे आगे का किस्सा हम सुनाई देते हैं। बेगम चिढ़कर बोली। बड़े मियाँ हंस पड़े। अब बेगम, बात तो आप दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन अब नए ख्वाब लाएं कहाँ से। वक्त बदल गया, शौक और लोग बदल गए, फैशन बदल गए। अब नए जमाने की बातें तो हम इस चौहद्दी में बैठे बुजुर्ग क्या करेंगे, बताइए। लो, आप बाहर बैठने का इंतजाम कर रही थीं और बिजली भी आ गई। लगता है खंबे से कोई तार ढीला हो गया है। कोई परिंदा बैठ जाता है तो बिजली गुल हो जाती है। इस उम्र में तो आदमी कमबख्त परिंदे तक मजाक बनाने से बाज नहीं आते। हा हा हा। खाना लगाऊं? बड़ी भी अभी भी खींची हुई थी। मेहरबानी होगी बेगम, और वो थोड़ा कटहल का मुरब्बा भी दे देना। मुआ इतना लजीज था कि अब तक स्वाद मुंह में अटका है। लेकिन दांत तो दर्द कर रहा था, चबाओगे कैसे मियाँ? खान साहब फिर हंसे। अब नकली चीजें तो बेगम ऐसे ही दगाबाज होती हैं। ले आओ, मसूड़ों से ही चबाएंगे और क्या। देख लो, दवा के पैसे भी नहीं है मियाँ। अब तो कोई बर्तन भांडा भी ऐसा नहीं बचा कि बेचावे। कहते हुए अकड़ी कमर को सहलाते बड़ी भी उठी और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। देखी जाएगी बेगम। देखो, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आते हैं अभी, बेगम ने कहा। बड़ी बी ने पलंग पर रखा दुपट्टा उठाया, उसे करीने से सर तक ओढ़ा। शलवार का पायचा जो गर्मी में ऊंचा कर लिया था उसे नीचे किया और आंगन को पार करते हुए हवेली का दरवाजा खोलने आ गई। मशहूर कलाकार उस्ताद इकराम मोहम्मद खान साहब यहीं रहते हैं क्या माँ जी? 2 नौजवान थे जो दरवाजे पर खड़े थे। जी हाँ, मगर आप कौन? हम उनके प्रशंसक हैं और मुंबई से आए हैं। आइए, तशरीफ ले आइए, बड़ी बी ने शाइस्तगी से कहा और आंगन में बीही के झाड़ के नीचे एक झोलदार खटिया बिछा दी। आप यहाँ बैठिए, हम खान साहब को बुलाते हैं। जी ठीक है। कुछ देर में खान साहब अपना धुला कुर्ता पजामा पहन और सर पर काली टोपी लगाए छड़ी टेकते हुए कमरे में से आंगन में तशरीफ लाए। अस्म वालेकुम खान साहब। दोनों युवक खड़े हो गए। खुश रहो बच्चों, कहो, कहकर खान साहब कुर्सी पर बैठ गए। खान साहब, मैं एक पत्रकार हूं और आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, और ये ओमकार पाटिल है, आप पर पीएचडी करना चाहते हैं। वो क्या होता है बरखुरदार? कोई गुफ्तगू से मतलब है क्या इसका? अरे नहीं नहीं खान साहब, ये एक डिग्री होती है जो समझिए आपकी शागिर्दगी में की जाएगी, जो सबसे ऊंची तालीम समझी जाती है। जब ये पूरी हो जाती है तो वो डॉक्टर कहलाता है। कौन कहलाता है डॉक्टर? जो ये तालीम हासिल कर लेता है। और हम, यानी हमें क्या हासिल होगा मियाँ? दोनों युवक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बताओ, हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहेंगे खान साहब, उनमें से एक लड़के ने सहमते हुए कहा। खान साहब हंसे। बरखुरदार, हम जो चाहते हैं वो हमें दे सकते हैं आप, या वो डिग्रियां बांटने वाले? एक फनकार का असल ओहदा, उसकी मेहनत का फल, विदेशों में मुल्क के नाम का इनाम, कलाकार की खैरियत। खैर छोड़िए, हाँ तो पूछिए बरखुरदार, क्या पूछना चाहते हैं? आपका जन्म कब और कहाँ, आपको कौन कौन से सम्मान मिले, आपने किन किन देशों की यात्राएं की, किन बड़े कार्यक्रमों में आपने शिरकत की, विदेश का रिस्पॉन्स कैसा रहा,
भारत सरकार की ओर से आपको सम्मान किस सन में मिला? कुछ देर खान साहब कुछ सोचते रहे, फिर बोले, एक काम करते हैं, बेगम जरा इधर तो आइए। उन्होंने बड़ी बी को पुकारा। बड़ी बी 2 कांच के ग्लास में नारंगी का शरबत लेकर हाजिर हुई। हाँ कहो, उन्होंने दोनों ग्लास मेहमानों को देते हुए कहा। बेगम, वो बड़े बक्से में कुछ पैम्पलेट, हमारे जितने इनामात और सर्टिफिकेट रखे हैं, इन्हें दे दीजिए, उनमें सब जानकारी है। बड़ी भी हैरानी से उनकी ओर देखती रही। 2 पल फिर थोड़ा सकुचाते हुए से बोली, लेकिन आप तो उसे किसी को नहीं देते, आखिरी इकलौती निशानी कहकर। जब इंसान की ही कद्र नहीं, इंसान के भीतर वो फनकार ही दफन हो चुका। वो जगहें उजड़ गईं, वो मोहब्बतें, वो चाहने वाले ही नहीं बचे, तो इन बेजान निशानियों का भला क्या करेंगे बताइए जरा। नुकसान हमें नहीं, दीमकों को हो जाएगा बेगम। कहते हुए खान साहब हंसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं नहीं बच्चों, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस एक गुजारिश है। हुक्म कीजिए। अपनी उस किताब के आखिर में हमारी इस दोज़खी हवेली और कुछ हालिया जिंदगी की तस्वीरें भी डाल दीजिएगा। कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, तस्वीरें ही इल्म के लिए काफी हैं। उसके बाद अचानक उन यादों की, उनके ख्वाबों से डोर टूट गई। ख्वाब ने अपने रास्ते बदले और खान साहब अब शफाक सफेद कश्मीरी कढ़ाई का कुर्ता पजामा पहने, कंधे पर पश्मीना की शॉल डाले, मंच पर मियाँ की तोड़ी गा रहे थे। पूरा पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा था, पूरा माहौल तालियों से गड़गड़ा रहा था। खान साहब की देह में एक फुरैरी सी दौड़ गई। उन्होंने मंद्र से एक जोरदार गमक की तान खींची, जो मध्य से होती हुई तार सप्तक के सात तक पहुंचकर फक से खत्म हो गई। गोया साज का कोई तार क्लाइमैक्स तक आकर झन्न से टूट गया हो। महफिल खत्म हो चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ला जी की लिखी कहानी एक धीमी सी याद।